जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी के आज हम 7वें चैप्टर पे बात करेंगे। जो इकाई की बात करेंगे तो इकाई 4 हो जाएगी। इसमें हम आजीविका की बात करेंगे और आजीविका में 7वां चैप्टर जो है जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, तो इसको डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हिंदी माध्यम के लिए। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ग्रामीण का मतलब गांव होता है। आप शुरू से ही अगर हमारा लेक्चर देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको ये ग्रामीण, नगरीय, शहरीय ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आइए 7वें लेक्चर को शुरू किया जाता है। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों में काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, उनके काम धंधे पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम यह भी देखेंगे कि गांव के लोग किन किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका का मतलब जीवन चलाने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए हमें, पानी, खाना, रहना, घर, सब कुछ की बात करेंगे, नौकरी, इन सारी चीज़ों की चर्चा इसमें करने की बात की जा रही है। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इनकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखने वाले हैं। ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। ऐसा किया जा रहा था। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई पेड़ पौधों में पानी दे रहा है, कोई नदी में मछली मार रहा है। इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई ठेले पर सब्जी बेचते हुए नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। खेतों से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क की तरह दिया गया है, तो जो कक्षा 6वीं के छात्र हैं वो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। एक चित्र बनाइएगा कि आपके गांव में कैसे लोग हैं, क्या काम करते हैं। धान की खेती हुई, पेड़ पौधे हुए, बाग बगीचे हुए, ठेले पर फिर कुल्फ़ी वाला हुआ, या और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं जो गांव में किए जाते हैं, उनकी तस्वीर बना सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कलपट्टू गांव के बारे में बात की गई है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं जहां टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है। शाम को नाश्ते में बड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास बात करें तो कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से लोग गांव में काम करते हैं। कुछ लोग काम करने के लिए शहरों में चले जाते हैं। गांव में छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो कितना सुंदर लगता है, वहाँ पे चिड़ियाँ चहचहाती है। नारियल के बाग हैं, कॉफ़ी के बाग हैं, कपास, गन्ना, केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है। चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान है, बीज हैं, खाद हैं, इन सारी चीज़ों की बात करें। टिफ़िन की बात की गई थी। टिफ़िन का मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। तो आइए गांव में लोगों के बारे में जानते हैं। तुलसी कौन है, आइए जानते हैं। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं।
उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की धान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुलसी बता रही है कि वो किस प्रकार से खेतों में काम करती है और उनके जो मालिक हैं उन्हें मजदूरी से कम रुपया देते हैं, लेकिन उन्हें हर बार काम के लिए बुलाते हैं और उससे भी सस्ता मजदूर ढूंढने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाते हैं। ऐसी बातें कर रही हैं और साथ ही साथ बताती हैं कि वो खेतों में काम करने के अलावा अपने घर में कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं और घर की सफाई करती हैं और दूसरों के साथ जो औरतें हैं उनके साथ जाकर जंगल में काम करती हैं, यानी कि लकड़ी भी लाती हैं। और ये जंगल जो है गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर है, जो वहाँ पर एक बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हैं और इनके जो पति हैं घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में इनकी मदद भी करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जंगल 1 किलोमीटर दूर है, तो जंगल 1 किलोमीटर दूर नहीं है, वहाँ से बोरवेल 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बोरवेल का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे। जो बच्चे हैं उन्होंने तो शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि बोरवेल के अंदर बच्चे फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उन्हें निकालने में बड़ी मशक्क़त होती है और टीवी पर लाइव दिखाया जाता है। तो बोरवेल एक तरह का ट्यूबवेल आप समझ सकते हैं कि उससे पानी निकालने का काम किया जाता है। और जब उस जगह पर पानी का स्रोत ख़त्म हो जाता है तो बोरवेल को क्या करते हैं, ये लोग खुले में छोड़ के चले जाते हैं या खुला छोड़ देते हैं, जिससे बच्चे खेलते खेलते इसके अंदर गिर जाते हैं तो बच्चे की जान पर आफत आ जाती है। और ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे और बाद में आप जब बड़े होंगे तो आपको इसके बारे में और भी जानकारियाँ मिलती जाएंगी। तुलसी आगे कहती है कि हमारी 2 बेटियाँ हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाते हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा, यानी कि गांव में अस्पताल नहीं है। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हम अपनी गाय बेच दिए थे, यानी कि उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे रामलिंगम नाम के एक व्यक्ति से और फिर उसको पैसे चुकाने के लिए उन्होंने अपनी क्या की जो गाय थी उसको बेच दी। तुलसी के काम का विवरण दीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग है, ये बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि खेतों में जो मजदूरी होती है उसके कम पैसे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि मज़दूरों की वहाँ पे उपलब्धता ज़्यादा होगी और हर कोई चाहता होगा कि उसे काम मिले और कम पैसे में भी काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? ये चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके गांव में किस प्रकार की खेती होती है। ठीक है, अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए। हैं बिल्कुल अलग होते। अगर उसके पास खेती की खुद की ज़मीन होती तो अपने खेत में अच्छे से काम करती, जितना मेहनत और दूसरे के खेत में काम करती है, मजदूरी करती है और उसे सिर्फ एक दिन का 40 रुपये मिलता है। अगर वो अपने खुद के खेत में काम करती तो पूरी की पूरी फसल उसकी अपनी हो जाती। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे तुलसी ने क्या कहा। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी यानी कि चूल्हे के लिए लकड़ी लाना एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा
नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से 40% ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं या मजदूरी करते हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो वो मजबूरन काम की खोज में अपने गांव से दूर दराज के इलाकों में उन्हें जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में देखा जाता है, यानी कि जैसे कि जब खेती धान की रोपाई हो जाती है फिर काम नहीं मिलता, या गेहूं की बुवाई हो जाए फिर काम नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में ये चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। अब बात करते हैं शेखर की। शेखर क्या कह रहे हैं? शेखर कह रहे हैं कि हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में ले लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक दवा खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। तो आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जा सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते, यानी कि अगर अच्छी बरसात नहीं होती है तो फसल सूख जाती है और खेत खराब हो जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, जिससे वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। अब हम बात करेंगे रामलिंगम और करूथम्मा की, लेकिन इससे पहले ऊपर वाले पृष्ठ में कुछ चीज़ें लिखी थी, उसको हम जरूर देखेंगे। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता, ये बताइए। तो शेखर का परिवार क्या करता है? खेती करता है, मजदूरी करता है और अपने खेतों में इसलिए काम के लिए नहीं लगाता क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ही खेत है। शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? क्योंकि खाने के लिए कुछ रखता है और साहूकार से जो उसने कर्ज लिया है उसको देने में कुछ उसके अनाज चले जाते हैं, उनको बेचना पड़ता है। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती थी। उनके व्यापारी के एजेंट से क्या कहा वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखिए। वही है कि उसने उसको परेशान किया होगा कि अपना सारा जो अनाज है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप खुद से सोचकर लिख सकते हैं। पूरे लेसन को अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप उसमें अपने तर्क खुद से देने की कोशिश करिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं? आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं, जैसे उनके पास कितनी ज़मीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या है और उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर करनी है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामलिंगम और करूथम्मा की, ठीक है। थोड़ा यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, फिर रामलिंगम और करूथम्मा की बात करेंगे। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी ज़मीन है? अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है? खेती के अलावा उसकी कमाई और क्या साधन है? इन सारी चीज़ों पर आपको चर्चा करनी है। तो आइए जानते हैं रामलिंगम और करूथम्मा के बारे में।
जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। एक यहाँ पे चित्र दिया गया है खेत का। उसके नीचे लिखा है कि रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा। यानी कि जो ये फसल आपको अच्छी भली दिखाई दे रही है, ये फसल उन मजदूरों की मेहनत की कमाई है जो वहाँ पे मजदूरी करते हैं। अब बात करते हैं भारत में खेतिहर मजदूर और किसान। ठीक है, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। यानी कि अगर अतिरिक्त आय की बात करें, जैसे महुआ एक फल होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे दवा भी बनती है, उससे शराब भी बनाया जाता है। तेंदू के पत्ते होते हैं, उसको इकट्ठा करना, शहद निकालने का काम होता है जो मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है और इसको लेकर ये लोग व्यापारियों को बेचते हैं और इससे इनको कुछ पैसे प्राप्त हो जाते हैं। इसे अतिरिक्त आय कहते हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए अतिरिक्त जीविका कमाने का मुख्य साधन हो जाता है। यानी कि घर में गाय, भैंस, बकरी, तो बकरी कम दूध देती है लेकिन गाय भैंस की बात करेंगे तो ये ज़्यादा दूध देती हैं और इनके दूध को ये लोग किसी कंपनी को या किसी सहकारी को या गांव में ही किसी को ज़रूरत होती है तो उनको बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, अरुणा और परिवेलन के बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जहाँ पर नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती की बात की गई है। यानी कि पहाड़ों पर जो सीढ़ीनुमा खेती होती है वो तो होती ही है, नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती कैसे होती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आइए जानते हैं। यह एक गाँव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गाँव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जा सकता है और उस जमीन की सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। यानी कि जो पहाड़ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है उसमें मोटी मोटी मेड़ टाइप में बना दी जाती है जिससे पानी उसमें टिका रहे। और फिर क्या होता है, पानी अगर रहेगा तो धान की खेती अच्छी होगी। यानी कि चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। यानी कि एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के काम को सरल बनाते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं
हो जाता है, यानी कि जब तक सबके खेतों का काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं अरुणा और परिवेलन की। जो लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। मछली कैसे पकड़ते हैं, बाजार में कैसे बेचते हैं और इनका पालन पोषण कैसे होता है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो आइए जानते हैं। पुदुपेटु कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन यानी कि मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जाल होता है वो अलग चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैटामरैन क्या है, तो कैटामरैन एक तरह की नाव होती है, जो छोटी नाव होती है, मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव होती है। कैटामरैन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठा ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगा। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बांटा जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बंट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र से दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, यानी कि जो जाल फंस जाता है, एक दूसरे में लिपट जाता है, उनको सही करते हैं। और जो मछलियाँ पकड़ते समय फट जाती हैं या समुद्र में किसी चीज़ में फंस कर फट जाती हैं तो उनको क्या करते हैं, इनको सही कर देते हैं। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे की वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुदली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन है, ऐसी बातें यहाँ पर क्या है उसको जानना चाहिए। पहले हम ब्रैकेट में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर आगे हम चैप्टर को बढ़ाते हैं। शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि उन्हें अस्थायी रूप से काम नहीं मिल पाता है। आपको उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी होगी क्योंकि आपने पूरा लेसन ध्यान से सुना है या नहीं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? सुनामी क्या होता है? समुद्र में एक तरह का भूकंप आप कह सकते हैं। समुद्र की जो लहरें होती हैं बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं और समुद्र से बाहर आ जाती हैं और उससे वहाँ के आसपास के इलाके डूब जाते हैं। यह क्या होता है, इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान होता है? यानी कि जब समुद्र में तूफान आता है तो उस समय ये लोग काम नहीं कर पाते हैं और जिससे इनको अपना जीवन चलाने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, फिर इन्हें उधार लेना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या है उस पर चर्चा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेतों में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो सके इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है
या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये रहा पूरा चैप्टर जिसको हमने पढ़ा, आपको समझाया। अब बात करते हैं, इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनको आप देख लीजिए। आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए, जैसे पशुपालन, और भी काम है, दूसरे गांव में जाकर काम करना, शहरों में काम करना। 2 काम आप बताएंगे, ठीक है। कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों है? तो सबसे गरीब कौन होगा? सबसे गरीब मजदूर होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना है। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि न लें। आप क्या कहेंगे? यानी कि जो उनकी नाव होती है उसमें इंजन लगा होता है, उसको चलाने के लिए एक तरह से पैसे लोन लेने की बात है, तो आप क्या करेंगी? तो आप विचार करिए। चौथा क्वेश्चन है, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की समानता या असमानता ही है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तुलसी और रामलिंगम के बीच में, हमने जो चीज़ें आपको बताया, तो तुलसी क्या है? एक मजदूर है। रामलिंगम क्या है? आप बताइए। क्या यह एक उचित स्थिति है आपके विचार में? इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। आपके अनुसार पांचवा क्वेश्चन है कि आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे खेती की हुई ज़मीन, मजदूरों की ज़रूरतें, उधार की ज़रूरत, फसल का बिकना, उनके द्वारा किया गया अन्य काम, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। जैसे शेखर के क्या काम है और रामलिंगम के क्या काम है, तो हमने बहुत डिटेल में इसको बताया है, तो आपको इसको भरना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। NCERT की प्लेलिस्ट बन चुकी है, इसके बाद सिर्फ एक और लेसन बचा हुआ है पॉलिटी में, क्लास 6 NCERT के, तो उसको भी हम आपको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।